हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे सदिश उप समष्टि के गुणधर्मों एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो ये यूनिट आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। आपको तरीके पता है कि किसी को भी उप समष्टि दिखाना हो तो आपको दो तीन तरीके बताए हुए हैं। आप किसी से भी अप्लाई करके प्रूव कर दीजिएगा, आपका गलत नहीं माना जाएगा। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है जो करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट अपनी 5 यूनिट स्टार्ट कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये समुच्चय दिया गया है जिसमें ये पूरा एक अवयव है, ए प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस सी अंडर रूट 3, जहाँ पे एबीसी बिलोंग्स टू आर। ये सभी समष्टि आर क्यूब आर का एक उप समष्टि है। आप इसको वी आर भी समझ सकते हो, एक चीज है जहाँ पे वी इज इक्वल टू आर 3, ठीक है। मतलब आर के 3 अवयव के रूप में ये परिभाषित है, तो वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये दिखाना कि ये समुच्चय है वो जो आर क्यूब आर या वी आर का एक उप समष्टि है। दो अवयव लेने आर में, दो अवयव इस समुच्चय में, कंडीशन आपके सामने। दिया गया है कि वी आर एक सदिश समष्टि है जहाँ पे जो वी एक्स की जगह प्रतीक चिन्ह आप आर क्यूब के काम में ले सकते हैं। एंड दिया गया समुच्चय है, इस समुच्चय को कोई नाम दे देते हैं। ये कोई समुच्चय हो गया। ओके, तो आपको इस समुच्चय को वी आर के एक समष्टि प्रूव करना है। प्रूव करना है कि W है वो वी आर की एक उप समष्टि है। तो उप समष्टि है तो देखो यहाँ पे दो अवयव देने आपको W में, तो दो अवयव देने तो कहाँ कहाँ चेंज करोगे? इसका गुणांक 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ये फिक्स रहेंगे, नियत रहेंगे। चेंज कौन होगा? आर के अवयव ए बी सी। देखिए दो अवयव लेंगे W में, W1 W2। W1 का मान क्या हो यहाँ से, तो समुच्चय दिया गया उससे A1 प्लस B1 अंडर रूट 2 प्लस C1 अंडर रूट 3 बिलोंग्स टू W। और W2 का मान A2 प्लस B2 अंडर रूट 2 प्लस C2 अंडर रूट 3 बिलोंग्स टू W। ये दोनों मान हो गए W1 W2 के, और जहां पे जहां पे AI BI CI बिलोंग्स टू R, I का मान 1 2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सभी अवयव किसके? R। I का मान 1 2। ओके, अब कंडीशन ये दो अवयव आर में हो लेते हैं, उनको हो लेते हैं। ठीक, करो, शुरू करो आप।
बिलोंग्स टू आर हो तो सिर्फ क्या करेंगे अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। और ये W1 W2 के मान है, इनको यहाँ पे रखेंगे, मान ज्ञात करेंगे, मान W में आना चाहिए और W में आने के लिए अवयव किस प्रकार का आना चाहिए, अवयव आना चाहिए A प्लस B अंडर रूट 2 प्लस C अंडर रूट 2, यानी 1 का गुणांक अंडर रूट 2 का गुणांक अंडर रूट 3 का गुणांक जो भी आए वो R में आने चाहिए। ये अल्फा इंटू W1 प्लस बीटा W2 का मान, ये W1 का मान, ये W2 का मान। अल्फा और बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मान हो जाएगा अल्फा A1 अल्फा B1 अंडर रूट 2 अल्फा C1 अंडर रूट 3 ये बीटा A2 ये बीटा B2 अंडर रूट 2 और ये बीटा C2 अंडर रूट 3। अब आप उसको उस तरीके से लेके आइए, 1 का गुणांक अंडर रूट 2 का गुणांक अंडर रूट 3 का गुणांक, देखिए अल्फा W1 प्लस बीटा W2, इसको साथ ले लीजिए, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा अल्फा B1 प्लस बीटा B2, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन, अल्फा C1 और ये प्लस बीटा C2 अंडर रूट 3। तो अवयव तो इसी प्रकार का हो जाएगा। अब आपको ये दिखाना है कि ये अवयव और ये अवयव आर का अवयव है या नहीं है। अल्फा आर का अवयव है, A1 आर का अवयव है, अल्फा A1 आर का अवयव हो जाएगा, बीटा आर का अवयव है, इंटू आर का अवयव है, ये बीटा A2 आर का अवयव हो जाएगा। जब अल्फा A1 बिलोंग्स टू आर एंड बीटा A2 बिलोंग्स टू आर हो तो इनका योग भी अल्फा A1 प्लस बीटा A2 बिलोंग्स टू आर होगा। योग के लिए समवर्ता से इसी प्रकार से अल्फा बीटा 1 प्लस बीटा B2 भी आर का अवयव और अल्फा C1 प्लस बीटा C2 भी आर का अवयव, तो ये पूरा अवयव किसमें हो जाएगा, ये अवयव हो जाएगा W में। W V R की सदिश उपसमष्टि। ओके, आसान आसान क्वेश्चन है, आप आराम से करके आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अल्फा B1 प्लस बीटा B2 और अल्फा C1 प्लस बीटा C2 बिलोंग्स टू R।
इसका मतलब ये पूरा अवयव किसका हो जाएगा, आर का, सॉरी ना डब्ल्यू का हो जाएगा। पहला अवयव मान क्या था, अल्फा a1 प्लस बीटा a2 प्लस अल्फा b1 प्लस बीटा b2 अंडर रूट 2 प्लस अल्फा c1 बीटा c3 अंडर रूट 3 बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू में, क्योंकि ये अवयव ये और ये आर में है और यही कंडीशन थी समुच्चय डब्ल्यू में अवयव होने की, और ये किसका मान है, अल्फा w1 प्लस बीटा w बिलोंग्स टू w, जहाँ पे फोर हो w1 w2 बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r। W है तो VR या R3R एक सदिश उपसमष्टि। ओके, कंप्लीट कर लीजिए इसको। यूनिट 5 तो यूनिट 4 है, उसमें आपको कुछ ना ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ना है। आपकी सदिश समष्टि की परिभाषा, उसके गुणधर्म, उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल थे, एक और थ्योरम थी जिसके 7-8 पार्ट थे, उसके अलावा सदिश उपसमष्टि की परिभाषा और इस पे आधारित थ्योरम और एग्जाम्पल। बस ये आपका यूनिट 4 का मैटर है, बहुत ही कम मैटर है, आप इसको आसानी से पढ़ लोगे। अब जो इसके अगले यूनिट है यूनिट 5, लास्ट यूनिट है, वो आधारित है जो आपने यूनिट 4 पढ़ी है उस पर, यानी सदिश उपसमष्टि है, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले वाला भी काम में आएगा, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये अच्छी सी एक बात सामने निकल के आती है कि यदि यूनिट 5 आपको पढ़नी है तो यूनिट 4 आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, देखिए यूनिट 5 अब ये कहाँ से स्टार्ट है वो देखिए आप। अगली जो परिभाषा है उसका नाम है सदिशों का एक घात संचय। उसका क्या नाम है, सदिशों का एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। होता क्या है, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, वेक्टर्स की बात हो रही है सदिश की, तो कोई ना कोई यहाँ पे सदिश समष्टि होगी, और सदिश समष्टि होगी तो वो कोई ना कोई होगी फील्ड पर। ठीक, देखिए परिभाषा, यदि V है वो किसी फील्ड F पर सदिश समष्टि है, अर्थात VF एक सदिश समष्टि है।
आपको जैसा ठीक लगे आप बस उसी प्रकार समझ सकते हो। अब V के कितनी अवयव, V के अवयव V1 V2 Vn, ये किसके अवयव है? ये कैपिटल V के अवयव है। इसके अलावा जो कैपिटल V है उसी का एक आपको अन्य अवयव लेना है स्मॉल v, और वो होना किस प्रकार चाहिए? इस प्रकार है कि देखिए उसका मान क्या होगा? स्मॉल v का मान ये होगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f। ये अवयव किसके होंगे? f के हो जाएंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग्स टू f। तब तब v के अवयव स्मॉल v को v1 v2 vn का क्या बोलोगे आप? एक हाथ संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये परिभाषा देखिए आसान सी चीज है, आपको केवल इसको याद रखना है। और तो एक थ्योरी है, देखो स्मॉल v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 डॉट 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 अल्फा n vn। अब यहाँ पे यदि आपको दो अवयव दे रखे हैं, किसमें? कैपिटल V में, कि भाई कोई अवयव दे दिया और उसको कह रहा है कि दो अवयव के एक आसंजय के रूप में कीजिए, तो दो ही अवयव आपको ऐप में लेने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 या अल्फा बीटा, आप जो भी लो। ओके, यदि 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे। ये अपन ने ऐप के रूप में लिख दिया। क्या परिभाषा है? एक बार फिर से देखिए, V है वो किसी भी लाइन पर सदिश समष्टि है, यानी VF एक सदिश समष्टि है। तो आपके जितनी भी कंडीशन होती है सदिश समष्टि की वो पता होनी चाहिए। तब V के किन्हीं अवयवों कौन कौन से? V1 V2 Vn बिलोंग्स टू V। अभी आवश्यकता अनुसार आपको लेने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3, वो अभी एग्जाम्पल करेंगे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तथा V का एक अन्य अवयव, अब V का एक आपको अन्य अवयव की आवश्यकता दिया जाए या आपको लेना पड़े, स्मॉल v बिलोंग्स टू V इस प्रकार है। और किस प्रकार है कि स्मॉल v का मान अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 अल्फा n vn, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू n हो। ठीक है, तब V के अवयव स्मॉल v को V के अवयवों v1 v2 vn का क्या बोलोगे? एक हाथ संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये पहली परिभाषा है अपनी यूनिट 5 के अंतर्गत। ठीक है, नोट करो, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब देखिए एग्जाम्पल है एक आसंचय
लीनियर कॉम्बिनेशन पर आधारित उसको करते हैं। तो फाइनली इतने दिनों के बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, जोड़ बाकी गुणा भाग। ओके, थोड़ी सी आपकी परेशानी शायद कम हो जाए। देखिए सदिश समष्टि V3R में V इक्वल टू 1 माइनस 2 5, जो एक सदिश है V किसका, V3R का, जो कि 3 कपिलों के रूप में है, उसको V1 इज इक्वल टू, देखिएगा 1 2 3, और V2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, V3 इज इक्वल टू 1 1 1 के एक घात संख्या में व्यक्त कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, V को V1 V2 V3 के घात संख्या में व्यक्त करो। यहाँ पे V1 का मान ये है, V1 V2 V3 के मान ये। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है ये, और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। V3R है वो एक सदिश समष्टि है। तब V के अवयव स्मॉल v को V1 V2 V3, यहाँ पे केवल 3 है, 3 की बात करेंगे। n से क्या मतलब है, V1 V2 V3 की एक घात संचय में प्रकार से किया जाता है। मान क्या होगा, V इक्वल टू, अभी 3 अवयव है V के, तो 3 अवयव लेने आपको किसकी, R के। V इक्वल टू आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी ले सकते हो, ठीक है, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बीटा गामा, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे केवल आपको इतना करना है, V V1 V2 V3 इनको तीनों के मान अप्लाई करने हैं और मान ज्ञात करने हैं अल्फा बीटा गामा के। जो मान आ जाएंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो V है वो V1 V2 V3 के एक घात संचय में व्यक्त हो जाएगा। ये व्यक्त तो यहीं पे हो गया, लेकिन यहाँ पे जो अज्ञात राशि है उसका मान आपको ज्ञात करना होता है। इस प्रकार ज्ञात किया जाता है एक घात संचय के रूप में। ओके, समझ में आ गई होगी आपकी प्रोसेस। मान रखते हैं, देखिए समीकरण में V की जगह 1 माइनस 2 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू V1 1 2 3 प्लस ये बीटा इंटू V2 2 माइनस 1 1 प्लस गामा इंटू 1 1। अब पहली बात तो ये कि आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से बताया हुआ है, आपको पता भी है, सिंपल सी चीज है। देखिए मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 5, अल्फा दूसरा 2 अल्फा, तीसरा भी 3 अल्फा। यहाँ पे 2 बीटा माइनस बीटा और बीटा, गामा गामा गामा। अब क्या करना है, अब इनका तीनों का योग करना है। योग कैसे होगा, इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव,
फिर दूसरा अवयव क्या आएगा, इनका दूसरा अवयव का योग हो जाएगा, फिर तीसरा अवयव इन तीनों का योग हो जाएगा। ओके, करो, शुरू करो। तो देखिए यहाँ पे जो पहला मान आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। दूसरा मान 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। तीसरा मान 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस तरीके से, ठीक है इतना। अब क्या करना है, ये दोनों तरफ के अवयव समान रूप से हो गए, मतलब ये दोनों तरफ के अवयव है वो 3 टपिलों के रूप में हो गए। ओके, तो जैसे आपको की तुलना करनी है, इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसी प्रकार तीसरा अवयव भी बराबर हो जाएगा। 3 समीकरण आ जाएंगे। देखिए समीकरण 2, 3 और 4 क्या प्राप्त होगी, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, फिर 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2, और लास्ट 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। अब ये 3 समीकरण है, कैलकुलेशन करनी है आपको, इनमें काटापीटी करके किसी भी तरीके से आपको जैसा ठीक लगे उसी हिसाब से अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 में अप्लाई कर देना है, v है वो v1 v2 v3 के एक का संचय में व्यक्त हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को लेते हैं। देखिए देखिए अल्फा को हटाएंगे तो समीकरण जो 2 है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस समीकरण 3, तो क्या मान बचेगा, देखिए अपने पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2। ये ऐसे कैसे, अब इनको घटाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, 4 बीटा प्लस बीटा 5 बीटा, 2 गामा माइनस गामा प्लस गामा, 2 प्लस 2 4। एक समीकरण आ गई अपने पास 5 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4। अब एक समीकरण और आ जाए किसमें, बीटा और गामा में, तो वहां से एक को कैंसिल करके किसी एक का मान प्राप्त किया जा सकता है। वो तरीका आपको अपनाना है, जो आपको ठीक लगे वो आप तरीका अपना सकते हो। तो देखिए समीकरण 3 और 4 से ले लीजिए, या समीकरण 2 और 4 से ले लीजिए, आपको अल्फा को हटाना है, समीकरण आ जाएगी बीटा और गामा। समीकरण 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से,
और इसको 2 से कितना हो जाएगा देखिए 6 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू माइनस का 6। ये इसको 2 से करेंगे 6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 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 और माइनस। इसके सारे में प्लस के माइनस के जाएंगे ये कैंसिल। माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा माइनस का 5 बीटा प्लस का 3 गामा ये माइनस का 2 गामा तो प्लस का गामा हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 बीटा माइनस गामा 16 16 समीकरण 6। 5 और 6 से आसानी से मान ज्ञात हो जाएगा बीटा और गामा का, और बीटा और गामा का मान ज्ञात हो जाएगा तो समीकरण 2 3 4 में किसी में रख दीजिए अल्फा का मान हो जाएगा। ठीक करो। समीकरण 5 में 6 से फाइव बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 फाइव बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 16 16। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बीटा ये 20 20 बीटा का मान 2 आ जाएगा। समीकरण 5 से 5 ये बीटा का मान 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 4 ये 10 4 माइनस 10 तो गामा का मान आ जाएगा माइनस 6। समीकरण 2 3 4 में से कोई सा भी समीकरण ले सकते हो आप। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। इसमें बीटा और गामा का मान अप्लाई कर दीजिए। बीटा का मान 2 गामा का मान माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक, यदि आपने बीटा का मान समीकरण से में अप्लाई करोगे तब भी आप वहां से भी दे सकते हो गामा का मान माइनस 6 ही प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा ये अल्फा प्लस 4 माइनस 6 1 4 माइनस 6 अल्फा माइनस 2 1 अल्फा का मान 3। तो ये मान होंगे अल्फा बीटा और गामा के। ये कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। मान क्या था v इज इक्वल टू अल्फा 3v1 प्लस बीटा 2v2 प्लस गामा v3 माइनस 6v3। v1 v2 v3 के अगर यहाँ पे मान रखना चाहो तो ठीक है, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है।
जो कि v को v1, v2, v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त करता है। ये समीकरण v इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2 माइनस 6v3। केवल आपको जो है मान लो, चाहे वो आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 लो, चाहे वो अल्फा बीटा गामा लो, उनका मान आपको दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्ञात करना होता है। ठीक है, आसान सा एग्जांपल था। ओके, करो, पूरा करो। अब एक पॉइंट लिखना आपको नोट लगा के, और वो पॉइंट जो अपन ने अभी एग्जांपल किया इसके ऊपर आधारित है। कैसे? देखिए, अपन ने अभी अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात किए, उनकी जगह आप कोई भी और भी ले सकते हो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, वो भी बड़ी बात नहीं है। तो यदि जो v का आपका अवयव है कैपिटल V, ओ सॉरी स्मॉल v, आपको जैसे कोई भी मान इसमें दिया गया था उस प्रकार से, तो यदि उसको एक आर संचय में व्यक्त करना संभव नहीं है, जैसे यहाँ पे तो संभव हो गया, तो वो संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति होगी कब? तो ऐसी स्थिति जब होगी जब जो आप f में मान लेते हो, f के अवयव लेते हो, चाहे वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 हो, चाहे वो अल्फा बीटा गामा हो, उनका मान ज्ञात करना असंभव। यानी जो आपके पास ना दिए गए समीकरण निकाय हैं, जैसे अभी अपने पास आया था समीकरण 2, 3 और 4, और उनको हल करके अपन ने अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात किए। उसी तरीके से यदि जो आपके पास समीकरण आ रही है उनसे अल्फा बीटा गामा, अर्थात ये बोलिए कि f के अवयवों का मान ज्ञात करना संभव नहीं हो, तब v के अवयव को उनके अन्य अवयव यानी v1, v2, v3 में एक आसंचय में व्यक्त करना संभव नहीं। ओके, देखिए उसको लिखते हैं। यदि ज्ञात समीकरण हो, यानी जैसे अभी आ रहे थे ना 2, 3, 4 समीकरण, इस तरीके से, फिर f भी हो सकती है, r भी हो सकती है। ये एक एग्जांपल है, समझने को, और बाकी आपकी चीज समझ में आएगी। एफ या आर के अवयवों का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो v के अवयव स्मॉल v को v के अन्य अवयवों v1, v2 डॉट डॉट vn के एक खास संचय में तो v के अवयव स्मॉल v को v के अन्य अवयव v1, v2, vn के एक संचय में व्यक्त करना संभव नहीं है। समझ गए हो यह बात को? स्मॉल v को v1, v2, vn के एक संचय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते जब आपको अल्फा बीटा गामा, या आप ये समझिए कि f या के जो भी आपने अवयव दिए हैं उनके मान ज्ञात समीकरणों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, लिख लीजिए इसको।
तो ये अपना देखो आज नई यूनिट थी, उसका एक टॉपिक था कि सदिशों का एक आसंचय, उसकी परिभाषा पढ़ी और एग्जाम्पल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसके और एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। बुक है, उसके एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी हो एक हाथ संचय के ऊपर आधारित। इसके आगे और भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी आधारित थ्योरम है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उनको अपन करते रहेंगे। ओके, और ये जो अपन ने नोट लगा पॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसको भी आपको समझाएंगे एक एग्जाम्पल से। ओके, तो आज की क्लास में अभी इतना ही हो पाएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।